नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने जगह पढ़ाई में उतने ही व्यस्त होंगे, पढ़ाई में आनंदित होंगे। आइए हम लास्ट सेशन को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था व्युत्पत्ति भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। व्युत्पत्ति भौतिक राशियाँ, व्युत्पत्ति भौतिक राशियाँ, और इन व्युत्पत्ति भौतिक राशियों के बारे में हमने अच्छे से जाना था। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना था कि वे भौतिक राशियाँ जो दूसरी भौतिक राशि से मिलकर बनी है, दूसरी यानी मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, जिसमें आता है द्रव्यमान, समय तथा लंबाई, पदार्थ की मात्रा, तापमान, विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता। इनमें से कोई सी भी एक भौतिक राशि होगी, उसका रिपीटेशन हो सकता है, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, या फिर वो किसी जैसे मास लंबाई के साथ जुड़ गया है ना। तो इनके अब उदाहरण देखने वाले हैं हम, बहुत अच्छे से क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे और इनको 1 बाय 1, यहाँ पर सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर भौतिक राशि का नाम होगा, भौतिक राशि, और यहाँ पर हम इसका सूत्र लिख लेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, और इसके बाद में हम इसका मात्रक लिखेंगे, एमकेएस मात्रक यानी ऐसा ही मात्रक लिखेंगे, आप ये समझ लीजिए, और यहाँ पर इसकी बीमा लिख लेंगे। इसको हम सिस्टमेटिकली इस तरह से डिफाइन कर लेंगे जिससे हमारे ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं क्षेत्रफल, जो कल लिखा था हमने। क्षेत्रफल में 2 बार लंबाई का प्रयोग किया जाता है, यानी मैं यहां पर एक वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेता हूं, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा को किस में नापूंगा? मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, इसकी घात 2 हो जाएगी। विमा में क्या आ जाएगा? एल की घात 2। ठीक है, आप इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो यानी यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की घात, किसी की घात 0 का मतलब 1 होता है ना। तो यहाँ m0 L2 T0 लिख सकते हैं इसको, है ना। बाकी m0 T0 नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, L2 होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कल पढ़ा आयतन। आयतन को मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखते हैं हम? भुजा की घात 3। भुजा को मैं मीटर में नापता हूं तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3, और यहाँ L की घात कितनी हो जाएगी? यानी यहाँ लंबाई कितनी बार प्रयोग में ली गई है? L गुणा L गुणा L, तो ये L की घात 3। और इसको और सुंदर दिखने के लिए यहाँ पर इसके साथ हम जोड़ देते हैं m0 और T0। अब आते हैं तीसरी बात, द्रव्यमान घनत्व। आप सभी ने इसको अच्छे तरीके से नाम सुना होगा, घनत्व नाम सुना होगा, पर घनत्व आवेश घनत्व भी होता है, तो द्रव्यमान घनत्व भी होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को रो से लिखा जाता है, रो, तो रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? किलोग्राम में, केजी, और आयतन को अभी देखा हमने मीटर क्यूब। ऊपर देखते जाओ, साथ साथ इसी सीक्वेंस में देखेंगे, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब इसका सूत्र, इसका मात्रक हो गया, और इसका विमा क्या हो जाएगा? केजी को किससे लिखूं बताओ? द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? सिंबल से, एम से, और विमा को एल की घात यहाँ कितनी हो जाएगी? 3। मीटर को एल से लिखते हैं तो एल की घात 3। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? ये इसकी घात 1 है, एल ऊपर चला गया, एल की घात -3, टी नहीं है, टी की घात 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, इसकी विमा क्या होगी? एम की घात 1, टी एल की घात -3, टी की घात 0। चलो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे ही हम और करते हैं। अब आपके पास घनत्व आ गया, अब हम लेके चलते हैं वेग। पहले विस्थापन ले लेता हूं मैं। विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है, दूरी यानी विस्थापन एक तरह से सीधी दूरी है।
सीधी दूरी, और सीधी दूरी को किस में नापा गया है? मीटर में। तो इसका होता है L की घात 1। तो यहाँ m0 L की घात 1 t0। ठीक है। अब इस विस्थापन को मैं काम में लूंगा और मैं अब परिभाषा पढ़ने वाला हूँ, वो है मेरे पास वेग। और वेग की जो परिभाषा होती है मेरे प्यारे दोस्त, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन में जो विस्थापन जितना है कितने समय में है, समय अंतराल कितना समय आपको लगा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने में। सीधी दूरी जो है, सीधी दूरी तय करने में आपको कितना समय लगा, वो जो समय है उसका हम यदि विस्थापन में भाग दे दें तो क्या बन जाएगा? वो वेग बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी। और इसका विस्थापन यानी मीटर में नापते हैं, समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो इसकी मात्रा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। और विमा क्या हो जाएगी? मीटर को L से लिखते हैं, सिंबल L है, और समय का T। तो ये L की घात 1 T की घात क्या बन गई? -1। बताओ कोई डाउट है क्या? आपको एक बात ध्यान रखना है, द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखना है विमा में, समय को कैपिटल T से लिखना है, और लंबाई जहां जहां भी लंबाई की बात करता है L से लिखना है। ठीक है। तो यहाँ लंबाई है विस्थापन, तो इसको मैंने L से लिख दिया, समय को मैंने T से लिख दिया। चलो, एक आप जैसे बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो वहां पर आती है स्पीड, चाल। ये स्पीड होती है, ध्यान रखना इसमें माइनर सा डिफरेंस है, ये वेलोसिटी होती है, दोनों में अंतर है। ये सीधी दूरी होती है और ये टोटल दूरी होती है। टोटल आप बाइक चलाते हो तो आपको अचानक वहां पर एक घुमाव मिल गया, तो आप ऐसे घूम के आओगे ना, घूम के फिर आओगे और उस बिंदु से तय करोगे। जैसे सपोज आपको यहाँ से चलना है, यहाँ से घूमते फिरते फिर ऐसे रास्ता आता है, इस पॉइंट पर आता है। अब आप तो कह दोगे कि मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा मॉल खड़ा है, आप उस मॉल के अंदर से तो जा नहीं सकते। तो मॉल को पार करके जा सकते हो क्या? उधर नहीं जा सकते, उधर कोई रास्ता ही नहीं है। या फिर आप उसमें आसमान से उड़ के ऐसे आओगे तो भी सीधी दूरी नहीं कहलाएगी, आपको घूम फिर के आना पड़ेगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप पहुंचे, इस जगह से इस जगह पर आप पहुंचे, तो पहुंचने के लिए आपको इस बहुत सारा डिस्टेंस तय करना पड़ा। ये जो कुल दूरी है, ये कुल दूरी बटा जो स्पीड होती है ना, वो कुल दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे समय, समय अंतराल। यानी आपको ये जो दूरी तय करनी पड़ी ऐसे घूम फिर के, तो सपोज आपने 1 घंटे में ये दूरी तय करी, तो 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी क्या होगी? स्पीड होगी। अब इस 10 किलोमीटर में हो सकता है कभी आपने कम कभी ज्यादा, है ना, क्योंकि ब्रेक भी लगाए होंगे, बीच में ब्रेक कराया होगा, और आपने उसको कान घुमाया भी होगा, एक्सीलरेट भी किया होगा, उसको तेज गति से भगाया भी होगा, है ना। तो वो सारी चीजें आती है। ये औसत चाल है ना। ये हमेशा इतनी चाल से नहीं चलते हो आप, कभी 0 से चलोगे, स्टार्ट भी करोगे, रोकोगे भी, है ना, तो वहां 0 हो जाएगी। और कुछ जगह 50 में भगाओगे, तो आप नोटिस करते होंगे आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आप गाड़ी को भगाते हो 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, तब जाके आप 1 घंटे में तय कर पाते हो। नहीं तो अपनी स्पीड कितनी है, स्पीडोमीटर कितनी बता रहा है मोटरसाइकिल में? आपको बता रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी है 50 किलोमीटर। आपको टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा लगना तो चाहिए आपको, 1 घंटे से बहुत कम, क्योंकि वो तो दूरी 50 किलोमीटर है और स्पीड आपकी 70 है। स्पीड 70 है, दूरी 50 है, बताओ आपको 1 घंटा कैसे लगेगा उसके अंदर? पर आप ब्रेक भी लगाओगे, ब्रेकर भी आएगा, मोड भी आएगा, स्टार्ट भी करोगे, है ना। तो इसमें बहुत सारा है ये, यानी ये औसत स्पीड है। 70 से आप कभी 0 भी आओगे, कभी 20 भी आओगे, कभी 50 भी आओगे, कभी 40 भी आओगे। अचानक आ गया आपके सामने ट्रक आ गया, अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि ट्रक में घुसा दोगे, आपको ओवरटेक भी करना है। तो ओवरटेक करते टाइम पे आपको उसको स्टार्टिंग में धीरा करना पड़ेगा और फिर भगाना भी पड़ेगा। यदि आप बाद में धीरे चलोगे तो ओवरटेक नहीं कर पाओगे, तो आपको फिर भगाना पड़ेगा, 70 से 80 भी करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो सारी चीजें हैं, यानी स्पीड आपको कम ज्यादा करनी पड़ती है। और जो औसत है वो औसत ये है, जो औसत चाल है वो कुल दूरी में कुल समय का भाग लगा दो आप, है ना।
तो दूरी किसमें, मीटर में, और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड यानी L बटा टी, और टी को ऊपर ले जाओ, L की घात 1 टी की घात -1, और m है नहीं तो m की घात 0 कर दो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आया हो। चाल क्या होती है, वेग क्या होता है ना, और घनत्व क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। हालांकि आप इस जर्नी के दौरान 11th और 12th के दौरान आप इन सब को पढ़ने वाले हो। आप यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना जब आप मात्रक और विमा पढ़ते हो कि सर विस्थापन की परिभाषा लिखाओ, विस्थापन का कोई उदाहरण व्यक्त करो, है ना। हम मोटे मोटे तौर पर थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूँगा, पर आप ऐसे डिस्कस करने लग जाओगे तो इसमें आपको 2 साल लगेंगे, क्योंकि 2 साल का सिलेबस है ये। 2 साल के सिलेबस में चीज़ें यही पढ़ने वाले हैं। अब जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पर क्या पढ़ोगे, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली है। तो आपको उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, फिर नेक्स्ट भौतिक राशि उठाएंगे, फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारे सामने ये सारी चीज़ें आने वाली है, तो आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, और नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, इसी से संबंधित सीक्वेंस यही रखेंगे जिससे हमारे को समझने में थोड़ी सी आसानी आ जाए। ये लिख लिया होगा सबने। चलो, कितने हो गए, 6 हो गए। 7 नंबर, 7 नंबर पे आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ए से लिखा जाता है, और एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होता है, वेग बटा समय, समय अंतराल या समय, मैं एक बार समय लिख देता हूँ, समय अंतराल की बात कर रहा है ना। अब बताओ वेग का मात्रक क्या था। अब पहले वाले में देख के बताओ मुझे, मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। इस सेकंड को मुझे ऊपर ले जाना, क्या करोगे, इसके बट्टे में 1 कर दिया, और इसको उल्टा कर दिया, इसकी टांग ऊपर कर दी, ऊपर करते ही क्या बन जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड, क्या बन जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, होल स्क्वायर बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मीटर प्रति सेकंड था, नीचे 1 सेकंड था, इसके बट्टे में 1 लगा दिया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करते क्या, सेकंड से सेकंड गुना हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखो, विमा लिखते समय मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था, जहां जहां पर भी लंबाई हो, लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, तो मीटर की जगह क्या लिख दोगे, L। कितनी लंबाई है यहाँ पर, 1 L लिख दिया। यहां पर समय को किस में नापेंगे, सेकंड में, कितनी सेकंड है, 2 है, तो टी का क्या कर दो, स्क्वायर, समझ गए। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो L की घात 1 टी की घात -2, सुंदर नहीं लग रहा, m और लगा दो, m की घात 0। ठीक है, m की घात 0 लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आप सभी ने छोटी छोटी क्लासों में 6th में 7th में 8th में का बहुत पढ़ा होगा, बल क्या होता है ना। छोटी क्लास से शुरू हो जाता है बल, हर बच्चा आजकल जानता है इसके बारे में, कि हम जैसे कोई वस्तु स्थिर है, उस वस्तु स्थिर को हम या तो धक्का देना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, या उसको धक्का देना चाहते हैं। तो धक्का देने के लिए, खींचने के लिए हमें कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो जो ऊर्जा खर्च करोगे तो उससे उसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, उस पर एक धक्का लगेगा, या उसके ऊपर एक खिंचाव लगेगा।
तो आप अपनी तरफ खींचोगे तो बल लगा रहे हो, आप उसको धक्का दे रहे हो तब भी बल लगा रहे हो। तो जो बल है उसका सूत्र क्या होता है? बल को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फोर्स। और F इज इक्वल टू क्या होता है? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है त्वरण, जो इसके जस्ट ऊपर लिख रखा है, आपको ज्यादा सोचा विचार नहीं करना। m इंटू ए। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। आगे क्या? त्वरण। त्वरण को किसमें नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊपर देखते जाओ, लिखते जाओ, बस आपको रटना नहीं है ये आप देखते जाओ और साथ साथ में बढ़ाते जाओ। देखो यहाँ a था, a का क्या मात्रक था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया? द्रव्यमान m है, m को किसे? kg से, kg से नापते हैं। तो kg गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका दूसरा भी है ना? आपने बचपन में सुना होगा कि सेव ऊपर से नीचे गिरा, किसने बताया? वो तो हमेशा से गिरता है, पर उसको मतलब समझने की कोशिश की, चेष्टा की। हालांकि न्यूटन ने सिर्फ सेव वाली घटना ही नहीं बताई थी, सेव वाली घटना ही नहीं बताई थी, उसके अलावा उसने बहुत कुछ बताई थी, और वो बहुत कुछ में बहुत कुछ आता है ना? न्यूटन ने इसके बारे यानी प्रकाश के बारे में भी अध्ययन किया था। न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी आती है, कणिका सिद्धांत आता है, यानी प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश सूर्य से चलता है, हमारे पास पहुंचता है, तो वो किस प्रकार पहुंचता है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे आगे, 12th क्लास में आता है। तो यहाँ पर न्यूटन ने बहुत कुछ बताई थी, पर उसने ये भी बताया कि सेव ऊपर से नीचे गिरा, तो वो क्यों गिरा, ऐसी क्या घटना घटित हुई कि उसे नीचे की तरफ ही गिरना पड़ा, वो ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, है ना? तो इसलिए इसका न्यूटन भी इसका एक मात्रक है। तो न्यूटन यानी कैपिटल N। तो आपको कैपिटल N भी लिखा हुआ मिले तो आप ये समझ लेना कि ये किसकी बात कर रहा है? बल की बात कर रहा है। अब इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों? प्यारे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो kg द्रव्यमान किससे लिखते हैं? कैपिटल M। कितने kg है? एक ही है। m क्या है? मीटर। देखो आप इस कंफ्यूजन में हो कि यहां भी स्मॉल m है, यहां भी स्मॉल m है। मात्रक की बात आएगी तो मात्रक में स्मॉल m मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ये स्मॉल m क्या? मात्रक में केवल स्मॉल m केवल और केवल किसको रिप्रेजेंट करता है? मीटर को। मीटर को ध्यान रखना, मात्रक, है ना? तो यहां मीटर, और मीटर किसकी बात करता है? लंबाई की। और लंबाई का पहला लेटर क्या होता है? L। तो ये L है। कितनी लंबाई है यहाँ पर? एक आ गया। नीचे क्या आएगा बटे में बताओ? सेकंड। सेकंड यानी समय। समय को किस में लिखते हैं? T से। T कितनी बार काम में लिया गया? 2 बार। तो ऊपर ले जाओ इसको, m की घात 1, L की घात 1, T की घात -2। इसको याद कर लेना, बहुत काम का है, बहुत काम का है, याद रखना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि बहुत सारी जगह हम इसको डायरेक्ट काम में लेने वाले हैं, है ना? बल का जो विमा होती है m1 L1 T -2, m1 L1 T -2, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन, और या kg इंटू मीटर पर सेकंड। अब आप ये मत सोचना कि मैंने न्यूटन नहीं लिखा और मैंने kg गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आप पढ़ते हो दाब, है ना? कि जब पढ़ाई करते हैं तो सर पढ़ाई का हमारे पे क्या लग गया? दाब लग गया, है ना? सर हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारे ऊपर हवा का क्या लग गया? दाब लग गया। सर हम क्या करते हैं, एक दीवार के अंदर कुछ मतलब पेपर लटकाना चाहते हैं या कुछ बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसा क्या लगाएं जिसके ऊपर वो बोर्ड टिक सकता है? तो उसे कील लगानी पड़ती है। कील को आगे नुकीली क्यों बनाते हैं? हमारे सामने ये चीज़ आती है कि कील को आगे नुकीली क्यों बनाई जाती है? बताओ, इसको आगे से नुकीली क्यों बनाई? जिससे इस पॉइंट का जो क्षेत्रफल है
वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट का क्षेत्रफल तो बहुत कम हो जाएगा। ये इतना बड़ा था, इसकी तुलना में ये क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है। क्षेत्रफल कम, दाब बराबर क्या होता है, दाब को लिखा जाता है प्रेशर, और दाब P बराबर बल बटा क्षेत्रफल को A से लिखते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। एक जगह थोड़ी सी है और बल उतना ही लग रहा है। देखो इसमें देखने की कोशिश करो, यदि नीचे वाली राशि छोटी है तो ये राशि क्या होगी, ये राशि छोटी है तो ये राशि क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये जितनी छोटी होती जाएगी ये उतनी बड़ी होती जाएगी। अब एरिया कम करते गए कम करते गए कम करते गए, इसको हमने क्या बना दिया, नुकीला बना दिया। नुकीला बनाते क्या हुआ, इसके ऊपर बल आपने पहले जितना ही लगाया, उस कील को पहले आपने हथौड़े से, हल्के हथौड़े से ठोका और आगे से वो एस चौक की तरह थी। क्या इस चौक को आप उस कील की तरह इस दीवार के अंदर धंसा सकते हो, कभी नहीं। चौक टूट जाएगी पर ये दीवार के अंदर नहीं जाएगी या लकड़ी के अंदर नहीं जाएगी। पर इसको आगे इससे बहुत ही नुकीला बना दे, सपोज ये लोहे की बनी हो या कोई दूसरे मटेरियल की बनी हो, लकड़ी का ही क्यों ना हो, और वो आगे से नुकीला हो जाए, उसका क्षेत्रफल कम हो जाए, तो उतने ही बल में दाब क्या लगेगा, अब ज्यादा लगेगा। वो कील उस दीवार के अंदर धंस जाएगी। यदि वो कील इस चौक की तरह होती तो कभी नहीं जाती, टूट जाती, मुड़ जाती, पर वो दीवार में नहीं जा पाती क्योंकि उसके ऊपर अब दाब नहीं लग रहा है। और आप उस धंसने के लिए जितना दाब चाहिए ना, उतना दाब यदि उसके ऊपर लगाओगे तो वो कील मुड़ जाएगी, टूट जाएगी, पर उस दीवार में नहीं जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कम बल में अधिक दाब उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, यानी हम क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, कील को नुकीला बना देते हैं। अब आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा प्रयोग के बारे में मैं बताऊं कि आप क्या करो, जैसे एक्यूप्रेशर का काम होता है ना। बहुत सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, पैरों के नीचे क्या करते हैं, ऐसे नुकीले नुकीले, है ना, इस तरह की कोई आती है, डिस्क टाइप में आती है, उसके ऊपर ऐसे नुकीले नुकीले होते हैं, उसके ऊपर खड़े रहते हैं थोड़ी देर के लिए। या आज गले ऐसी चप्पल आती है, स्लीपर आती है, स्लीपर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, आते हैं ना। किसके लिए आते हैं वो, पैरों के नीचे क्या करते हैं वो प्रेशर, और उस प्रेशर से एक्यूप्रेशर बोलते हैं एक तरह से उसे, है ना। उससे क्या है, अपने जो रक्त का जो प्रवाह वो अच्छा होता है ना। तो उसके लिए वो ऐसा काम करते हैं, योगा वगैरह करते हैं तो वो इस तरह का काम करते हैं, है ना। पेन रिलीफ मिलता है उसे, दर्द में आराम मिलता है ना। किसी को ये दर्द वगैरह है तो वो इस तरह का काम करते हैं, उन्हें एक्यूप्रेशर इस तरह से लगाया जाता है। तो यदि कोई आपको कहे कि एक बहुत बड़ा जादूगर है और वो जादूगर कील के ऊपर डांस करता है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कील पर डांस कैसे कर सकता है। नीचे कील बिछी हुई है ऐसे खड़ी, एक लकड़ी के गत्ते के अंदर बहुत सारी कील लगी हुई है, और आपको कह दे कि इसके ऊपर डांस करना, आप कर सकते हो क्या। कील से तो पैर में धंस जाएगी, पैर में तो दर्द होगा, बहुत खतरनाक वाला दर्द होगा। कील पैर में लग जाकर तो बड़ा दर्द होगा, या समझ जाओ। तो वो जादूगर कैसे कर सकता है, वो फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। वो उस गत्ते के अंदर बहुत सारी कील लगा लेता है, और बहुत सारी कील लगाने का फायदा क्या होगा बताओ, वो क्षेत्रफल बढ़ा देता है, एरिया बढ़ा देता है, और एरिया बढ़ा देगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर कम तो आप उसके पैर में वो नहीं चुभेगी। आप कभी भी कोशिश करके देख लेना, यदि वो ऐसा करे, यानी एक कील पर नहीं बैठ सकता वो कभी भी, वो बहुत सारी कील लगाएगा और फिर उसके ऊपर डांस करेगा, तब वो सफल हो जाएगा, तब उसके पैर में नहीं चुभेगा वो, है ना। तो यानी क्षेत्रफल को कम करने से क्या हो जाएगा, दाब कम बढ़ जाएगा, है ना, और क्षेत्रफल को बढ़ाने से दाब कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या पढ़ा हमने, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, देखो आप, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का विमा क्या है बताओ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर m1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर का L2। नया चीज कुछ नहीं कर रहा, मैं उसी को लिख रहा हूं बार बार। देखो इसको L स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो m1 L1 T-2, L ऊपर गया -2। बताओ आधार समान तो गाते
जुड़ जाती है। चलो ये भी L ये भी L, इसकी घात 1 इसकी घात -2 आपस में जोड़ दो। m1 L 1 में से 2 घटा दिया ना, कतो बच गयो -1 बच गयो है ना। तो अठे में क्या लिख दियो -1 और T की घात -2। अब प्रेशर की विमा, दाब की विमा m1 L -1 T -2, ठीक है। अब बतान करावा नेक्स्ट कार्य। कार्य बराबर हुआ बल गुणा विस्थापन। कार्य को जो फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ, वो क्या है, बल गुणा विस्थापन। बल को मात्रक क्या है, न्यूटन, और विस्थापन को मीटर, न्यूटन गुणा मीटर, है ना। साथ साथ देखो, इसको याद करते जाओ। और बल न्यूटन की विमा क्या है, m1 L1 T -2। साथ साथ बोलते जाओ, याद हो जाएगा आपको, m1 L1 T -2। अब L भी तो है साथ, मीटर भी तो है, मीटर का क्या हो जाएगा L1। तो ये क्या बन गया, इनमें भी आधार दोनों का सेम, घात जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1 L2, एक एक जुड़ जाएगा, -2 +2 आ जाएगा, m1 L2 T -2, ठीक है, m1 L2 T -2। इस तरह से हम इसकी विमा निकाल सकते हैं। अब आपको अभी करना है, चलो मैं आपको अभी बताऊं। कार्य का एक दूसरा सूत्र और होता है, ये तो अपने क्या नाम, न्यूटन के अनुसार है ये वाला कार्य तो, और ये उष्मागतिक कार्य होता है, वर्क। उष्मागतिक कार्य होता है दाब गुणा आयतन। दाब गुणा आयतन भी क्या होता है, कार्य ही होता है। अब ये काम आपको करना है, इसका मात्रक बताओ और विमा बताओ मुझे फटाफट। लगाओ, कॉपी के अंदर लगाओ फटाफट, कॉपी के अंदर करके बताओ मुझे कि इसका मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी। ये ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, तब तक आप मुझे वो पूरा कंप्लीट करके बताओ क्या होता है। चलो इसको मिटा ही दो। कार्य का सूत्र होता है दाब गुणा आयतन। कितने नंबर आ गए अपने, उष्मागतिक कार्य है।
दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, 2 कट गई बच गया 1, यानी न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन की विमा क्या होती है? m1 L1 T - 2। मीटर की क्या होती है? L1। ये क्या बन गई? आधार समान घातें जुड़ गई, m1 L2 T - 2। ये जो कार्य पहले वाला था उसका मात्रक भी न्यूटन गुणा मीटर था, अब वाले का मात्रक न्यूटन गुणा मीटर। पहले वाले की विमा m1 L2 T - 2, अब भी m1 L2 T - 2। यानी कार्य कैसा भी हो, उष्मागतिक हो यांत्रिक हो, दोनों ही स्थिति में समान तो मात्रक होता है, समान ही उसकी विमा होती है। इसको न्यूटन गुणा मीटर को जूल भी कहते हैं, भी ध्यान रखना, जूल में भी आता है ना। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख दूँ जूल, ठीक है, इसको जूल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटे नेक्स्ट चलते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा को ई से लिखते हैं, गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिख दिया मैंने। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ई के बराबर 1/2 mv²। पढ़ा है सबने 9th क्लास में? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग। ठीक, यहाँ से करो शुरू। संख्या का कभी भी कोई मात्रक नहीं होता, संख्या संख्या होती है, तो इसको छोड़ देना है ऐसे कैसे। अब इसका मात्रक लिखो तो द्रव्यमान का क्या होता है? kg। और वेग का क्या होता है बताओ? मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या हो गया? स्क्वायर, है ना। वेग का पढ़ा है ना आपने, मीटर प्रति सेकेंड, इसका क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। बस होगा क्या काम? kg गुणा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या जूल, ठीक है ना। तो आपको ये इतना बड़ा याद नहीं रहे तो आप केवल जूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जूल, अर्ग, ये सब आने वाले हैं। अर्ग CGS मात्रक होता है, जूल इसका MKS मात्रक होता है। आप देखो इसकी विमा लिखें, कैसे लिखें? kg को किससे लिख दिया मैंने? m से, मीटर को l से, और टाइम को t से, और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। बताओ क्या बन जाएगा ये? ये क्या बन जाएगा? m1 L2, नीचे वाला t ऊपर गया, घात 2 थी, -2। बताओ इसकी विमा और इसकी विमा में कोई अंतर है क्या? इसकी विमा और इसकी विमा में कोई अंतर है क्या? तो आप ध्यान रखना हमेशा, कार्य और गतिज ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य की विमा एक ही होती है, मात्रक भी एक ही होता है। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस पढ़ेंगे हम 5वें चैप्टर में। वहाँ पर कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले, डिटेल से। जो आप 10th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हो ना, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से मज़े के साथ पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी आनंद आने वाला है। तो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने दूसरी ऊर्जा का नाम सुना होगा, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा है ये सारी की सारी, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसको U से लिखा जाता है, U, कैपिटल U से, है ना। पूरे को भी आप कैपिटल U बोल सकते हो, इसको U भी बोल सकते हो। और U का जो सूत्र होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। पढ़ा ना आपने? mgh सबने पढ़ा ना? mgh। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है? हाइट, ऊंचाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक एक। द्रव्यमान को किससे नापते हैं? kg से। त्वरण को बताओ आप, पहले देख के बताओ। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाइट को, ऊंचाई को किससे? मीटर से। तो क्या बन गया ये? kg गुणा मीटर स्क्वायर प्रति, बताओ इसमें कोई अंतर दिख रहा है क्या? मैंने आपको अभी तो बताया था
ऊर्जा कोई सी भी हो, सबके मात्रक सेम होते हैं और सबके विमा भी सेम होते हैं। अब ये और ये सेम है, इसका मतलब ये भी क्या है, जूल। केवल जे भी लिख सकते हो इसकी जगह, है ना, इतना भारी भरकम लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल जे लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसकी विमा लिखें, इसकी विमा आप लिखो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करें। लिखो, चलो इसका विमा लिखो, पहले इसे बनाओ और फिर ऊपर वाले से वेरीफाई करो आपने जो बनाया वो सही है क्या। तो देखो कैसे किया होगा आपने, केजी की जगह तो लिख दिया m1 और मीटर की जगह क्या लिख दिया L2 और टाइम की जगह लिख दिया T2। इसको ऊपर लेके गए तो क्या बन गया m1 L2 T-2, बन गया, वेरीफाई हो गया, ऊपर वाले सारे सही। चलो तो आपको और ऊर्जा बताए, एक होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा, वो तो बाद में बताऊंगा चलो, क्योंकि उसमें जड़त्व आघूर्ण भी आएगा। तो ये तो होगी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा दोनों हो गई, कार्य हो गया, ठीक है। अब शक्ति कराते हैं आपको। शक्ति, जैसे आपने नाम सुना होगा शक्ति, पावर, कि हम घर पे मोटर लगाते हैं पानी की, पानी ऊपर लेके जाती है, छत पे रखी टंकी के अंदर वो पानी भरती है। पानी नीचे की होद में पानी था, उस पानी के अणु को गतिज ऊर्जा प्रदान की और वो छत पर जाकर टंकी के अंदर जाकर बैठ गया, उसके पास अब ऊर्जा आ गई। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। अब आपका जी करता है कि अब ठंडे ठंडे पानी से मैं नहा लूं, मजा आ जाए, तो उसके लिए क्या करो, जैसे ही उस फव्वारे को थोड़ा सा घुमाओ, घुमाते ही आपको तेज गति से फव्वारे की छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बूंदे आपके पास आती है और आपको ठंड का एहसास दिलाती है, मजा आता है ना। वहां पर ऐसा क्या होता है, उनके पास कौन सी ऊर्जा थी जिसकी वजह से वो इतनी तेज गति से आया, उनके पास पहले स्थितिज ऊर्जा थी, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, अब उनको गतिज ऊर्जा मिल गई जिससे उनकी गति बढ़ गई, वेग बढ़ गया, है ना। तो ऐसा होता है। अब शक्ति जो होती है वो शक्ति क्या होती है, जैसे उस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए आपने मोटर का इस्तेमाल किया, वो मोटर है, वो मोटर 1 HP की है या 3 HP की है या 10 HP की है, डिपेंड करता है। आपने ट्यूबवेल से पानी भरा, हो सकता है वो 10 HP की हो सकता है आपने 3 HP वाले से भरा हो सकता है आपने घर पर छोटी 1 HP की मोटर आती है उससे। ये HP क्या है, HP हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, हिंदी में क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। अश्व किसे कहते हैं, घोड़े को। तो ये घोड़े की शक्ति क्यों बोलते हैं, ये तो जबकि मोटर तो इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें तो घोड़े का कोई लेने देना नहीं है। क्या घोड़े ने चलाई उसको तो विद्युत ने चलाई, तो घोड़ा कहां से आ गया इसमें। शुरुआत में जब शक्ति के बारे में चर्चा चल रही थी, तब उस टाइम पर शक्ति का मात्रक क्या रखें ये भी तो सोच रहे होंगे। जैसे न्यूटन ने बल का मात्रक अपना नाम से रख दिया, न्यूटन, है ना। तो और जैसे यहाँ ऊर्जा है, इसमें जूल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ऊष्मा के बारे में बताया, है ना, तो उसने अपने नाम से रख दिया मात्रक जूल, रख दिया ना। अर्ग, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है ना। तो वैज्ञानिकों ने अपने नाम से नियम बना दिए, अपने नाम से मात्रक बना दिए कि लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमेशा कम से कम मेरा नाम तो याद करेंगे, है ना। तो उन्होंने ये सारा सिस्टम किया। तो यहाँ पर जब अश्व शक्ति की बात यानी शक्ति की बात आई, तो उस टाइम पर शक्ति को मापने के लिए उन्होंने ये बताया कि एक घोड़ा 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, कितनी क्षमता होती है, उसे किसके बराबर मान लिया, 1 अश्व शक्ति के बराबर मान लिया। समझ गए। एक घोड़ा 1 घंटे में कितना काम कर सकता है। हो सकता है मोटर से आप वो 2 घंटे में कर रहे हो सकता है वो मोटर से आप 3 घंटे में कर रहे हो, या हो सकता है मोटर से आप 1 घंटे में 3 गुना काम कर रहे हो, तो वो शक्ति कितनी होगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 HP हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से तो शक्ति जो है इसका मात्रक होता है, इसका सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, पावर, और इसका मात्रक क्या हो जाता है, वाट या अश्व शक्ति, HP हॉर्स पावर। ये अलग अलग मात्रक है,
इसे W बोलते हैं, WHP, या जूल प्रति कार्य को जूल से और समय को सेकंड से। सही मात्रक तो यही है जूल प्रति सेकंड, पर ये अश्व शक्ति नाम से दे दिया, ये वाट से दे दिया। जेम्स वाट भाप के इंजन का आविष्कार किया ना, तो भाप के इंजन में कितनी ताकत थी, कितनी शक्ति थी, उसने अपने नाम से दे दिया वाट, है ना, तो वाट शक्ति आ गई। अब इस शक्ति का विमा क्या लिखोगे, लिखो, देखा फटाफट लिखो, जूल प्रति सेकंड है, कार्य बटे समय, ऊपर कार्य की विमा लिखो, नीचे समय की विमा लिख दो। तो कार्य की विमा क्या हो गई, ऊपर देख के लिख लो m1 L2 T-2, नीचे समय की विमा t की घात 1। अब क्या बनेगा, t की घात 1 को ऊपर ले जाओ तो m1 L2 T-2 T-1, -2 और -1 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 में -1 जोड़ते ही -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m1 L2 T-3। ये हमारे पास शक्ति की विमा आ गई। चलो तो प्यारे दोस्त, अब आपको एक और बताता हूँ, वो आप बैठे बैठे अभी करो। शक्ति हो गई, कार्य हो गया, और अब आपको बताया जाएगा जड़त्व आघूर्ण। चलो हाँ, कोणीय विस्थापन वाला कर लेते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, पंखा चलता है, पंखे की ताड़ी। अब हम कहते हैं पंखा चलता है, तो पंखा तो एक जगह से एक जगह पर ही घूम रहा है, चल रहा कहाँ है, कहाँ जा रहा है पंखा, अमेरिका जा रहा है, बताओ कैसे चल रहा है वो, नहीं कहाँ चल रहा है, मतलब चलने का मतलब अपने दिमाग में यही आता कि एक जगह से चला और दूसरी जगह जाके पहुंच गया, चलने का मतलब यही तो आता दिमाग में। तो पंखा तो वही है, उस ऊपर सीलिंग से जुड़ा हुआ है, छत से जुड़ा हुआ, कहाँ जा रहा है वो, विदेश में कहीं नहीं जा रहा ना, चल रहा है। गतियां 3 प्रकार की होती हैं, एक स्थानांतरण गति, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली गति, वो तो हमारे दिमाग में हमेशा गति के बारे में वही आती है, परंतु एक गति घूर्णन गति भी होती है, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण ही तो दिन रात होते हैं, है ना, तो वो भी तो गति है, उस गति का नाम है घूर्णन गति, ठीक है। और स्थानांतरण प्लस घूर्णन, जैसे लुढ़कना, आप देखते होंगे कि ऊपर से एक पत्थर को ऊपर पहाड़ी से ऊपर से लुढ़काओ तो वो घूमता भी आएगा, आगे भी जाएगा, वो घूम भी रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। या आप ऊपर से किसी बॉल को फेंको, है ना, तो वो बॉल लुढ़क भी रही है, जैसे क्रिकेट के मैदान में आप देखो, अपने हिट करने के बाद वो बॉल घूमती भी जाती है और एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है, तो उसकी जो गति है वो स्थानांतरण के साथ साथ घूर्णन भी है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, यानी पंखे की गति की बात करें, तो वो कैसी गति है, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में एक जगह से दूसरी जगह यानी स्थानांतरण तो होगा, आप ताड़ी एक जगह से घूमकर दूसरी जगह जाएगी नहीं, तो क्या होगा, किसका विस्थापन होगा, आप ये समझिए, देखो एक ताड़ी के ऊपर कोने पर यहां पर कुछ बैठा था, इसको मैंने यहां से घुमाया तो इसने कुछ क्या तय किया, कोण तय किया। ये कोण किसका ये कोण को क्या कहेंगे हम, विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन। कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन। इसी विस्थापन को हम नाप देंगे कोणीय विस्थापन। और इसे क्या कहेंगे, चाप, और इसे कहेंगे त्रिज्या। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कोण बराबर है, बताओ क्या होता है, चाप को मैं लिख दूं S से, त्रिज्या को लिख दूं स्मॉल r से, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस सूत्र को हम काम लेने वाले हैं अभी। चाप को S से लिख दिया, त्रिज्या को स्मॉल r से लिख दिया। चाप बताओ यहां से यहां चले तो वो दूरी को किस में नापोगे आप, मीटर में। और यहां से यहां चले तो इसको किस में नापोगे, वो भी मीटर में। और यहां से यहां चले उसको किस में नापोगे, कोण में, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, है ना। तो उस कोण का जो मान है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी आएगा, वो चाप यानी चलेगी दूरी बटा उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है। तो अब हम इसका मात्रक बनाना चाहते हैं। पहले तो इसका मात्रक सूत्र लिखो। सूत्र क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या हो जाएगा, इसको मैं थीटा लिख देता हूं, चाप बटा त्रिज्या।
इसका मात्रक तो होता है, ध्यान रखना, इसका मात्रक तो क्या होता है, रेडियन। क्योंकि जो चाप होता है ना, वो चाप जैसे इसमें आता है पाई में, पाई जैसे पूरा चारों तरफ एक पूरा चक्कर कर ले तो 2 पाई हो जाएगा, है ना। और पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई हो जाएगा ये एक तरह से। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे पूरा है ये 2 पाई है, पूरा चाप कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ये जो पाई है ना, पाई ये क्या है, रेडियन, ये रेडियन है ना। तो यहाँ से इसका मात्रक तो रेडियन आता, पर इसकी विमा नहीं होती। नीट के अंदर ये पूछा गया था, नीट कितनी बड़ी एग्जाम हुआ ने, उसके अंदर ये एक पूछा गया था कि ऐसी भौतिक राशि बताइए जिसका मात्रक तो होता है पर विमा नहीं होती है। विमाहीन का मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि चाप से चाप कट जाएगा ने, दूरी से दूरी कट जाएगी, दूरी से दूरी कट जाएगी तो L0 M0 L0 T0, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा लिखा मिल जाए, जरूरी नहीं है विमाहीन लिखा मिले, M0 L0 T0 लिखा मिल जाए, तो ये भी इसका सही बात है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कोणीय वेग, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। करो देखें, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन आपके सामने है, समय का भाग लगाओ, इसको लिखते हैं ओमेगा से, मैं लिखा देता हूं ऊपर। बताओ कोणीय वेग का मात्रक क्या आया, रेडियन है, बताओ रेडियन है, नंबर कितना आ गया भाई, कोणीय वेग, कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से, ओमेगा W बोल दो एक तरह से, ओमेगा वैसे ग्रीक लेटर है ओमेगा, और कोणीय वेग को सूत्र क्या है, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन को मात्रक अभी पड़ गया यहाँ पर रेडियन, रेडियन को RAD लिखा जाता है ना, और रेडियन समय को किससे, सेकंड से, RAD लिख लेना उसको, है ना, RAD रेडियन, शॉर्ट में मात्रक जो है ना RAD लिखा जाता है, और इसका समय का सेकंड। रेडियन की कोई विमा नहीं होती, तो ऊपर तो आ जाएगा M0 L0 T0 और T0, कोई विमा नहीं है ना, और समय की नीचे T1 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा M0 L0 T माइनस। चलो जी, ऐसे ही वहां पर हमने पढ़ा था वेग के बाद में त्वरण, यानी पंखा स्टार्टिंग में चलाते ही पहले धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, फिर अपनी स्पीड गेन कर लेता है, यानी स्पीड में अपनी वेग में बढ़ोतरी करता है ना, उसके वेग में बढ़ोतरी होता है। जिस तरीके से मोटरसाइकिल में आप उसका कान मरोड़ते हो, कान मरोड़ना यानी एक्सीलरेट करना, त्वरित करना, त्वरण करना, तो यहां पर भी त्वरण होता है। यहां कौन सा त्वरण होता है, पंखे की तेज गति बढ़ाने के लिए कौन सा त्वरण, कोणीय त्वरण, है ना। तो यहां पर क्या होगा, कोणीय त्वरण।
कोणीय त्वरण को लिखते हैं अल्फा से, अल्फा। बताओ इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बटा, बस कोणीय वेग बटा समय, अल्फा बराबर ओमेगा बटे टी। बताओ कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड, और सेकंड समय का सेकंड, 1 सेकंड। ये इसको ऊपर ले जाना, क्या करो, बट्टे में 1 दिया भाग, और ऊपर ले गए तो क्या बन गया, ये रेडियन प्रति। देखो इसको भाग किया मैंने तो 1 बटा सेकंड आ गया, सेकंड को सेकंड से आधार समान घातें जुड़ गई, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। रेडियन की कोई विमा नहीं होती, समय की विमा, सेकंड की विमा टी, टी की घात 2, ये ऊपर चला गया m0 L0 टी की घात -2। चलो तो इतना हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग। 18 नंबर पर जड़त्व आघूर्ण, पहले कोणीय संवेग करा दूं आपको। कोणीय संवेग जो होता है, संवेग क्या होता है इसके बारे में आपको पता है, इसको L से लिखा जाता है, कैपिटल L से, और इसका जो सूत्र मात्रक होता है वो क्या होता है, L बराबर mv/r, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या। ये आपको अभी रटने की जरूरत नहीं है, ये सारा फिजिक्स में यही चलने वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए किस तरीके से मात्रक निकालते हैं, किस तरीके से विमा निकालते हैं। हालांकि 11th और 12th क्लास में यही चलेंगी पूरी की पूरी चीजें, तो वहां पर सब कुछ सामने आने वाला है। देखो द्रव्यमान को किसे, केजी से, वेग को मीटर प्रति सेकंड से, और दूरी को मीटर से, तो ये क्या हो जाएगा, केजी गुणा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लगाओ इसकी विमा क्या हो जाएगी, केजी को m से, l यानी मीटर को दो हो जाएंगे ना, l की घात 2 हो जाएंगी, मीटर है ना 1, इसकी घात 2 है, और नीचे t है, ये t ऊपर चला जाएगा तो m1 L2 t -1। ठीक है, क्लियर है। इसका एक दूसरा सूत्र भी होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी यहां पर मैं जगह छोड़ देता हूं, आपको जड़त्व आघूर्ण पहले बता देता हूं। जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसे I से लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसे। और I का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। बताओ द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है, केजी में, और दूरी को मीटर में का स्क्वायर। विमा क्या लिखूं, केजी को m की घात 1 और मीटर को l की घात 2, t है नहीं तो t की घात क्या लगा दूं, 0 लगा दिया। अब देखो इस जड़त्व आघूर्ण से हम इसको संवेग को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का सूत्र होता है L बराबर यानी यहां पर जड़त्व आघूर्ण I और साथ में ओमेगा, I और ओमेगा दोनों आते हैं इसके अंदर। इसी का दूसरा बता रहा हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप। तो कोणीय संवेग घूमने वाली वस्तु के लिए होता है। संवेग क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। ये देखो कोणीय संवेग क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या पढ़ा हमने अभी, केजी गुणा मीटर स्क्वायर, और कोणीय वेग का क्या पढ़ा, रेडियन प्रति सेकंड है ना, रेडियन प्रति सेकंड। कहाँ गया कोणीय वेग, ये रहा रेडियन प्रति
सेकेंड, आई ओमेगा होता है इसका। तो केजी गुणा मीटर स्क्वायर रेडियन प्रति सेकेंड, सेकेंड यहाँ नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये सेम, देखो ये सेम सा बन गया, यहाँ पर बस रेडियन आ गया एक तरह से, है ना। अब इसकी विमा क्या होगी, रेडियन की कोई विमा नहीं होती है, तो इसका क्या बन जाएगा m1 मीटर स्क्वायर का L2, और इस सेकंड को ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन गया T1 माइनस का, ये विमा सेम ही है ना। कोणीय संवेग की विमा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका है जिससे, ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, जब हम कोणीय गति पढ़ेंगे ना वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर कोणीय संवेग को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि घूमने वाली वस्तु का कोणीय संवेग निकाला जाता है। तो वहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आई ओमेगा बहुत बार आने वाला है, तो वहाँ उस यानी आई ओमेगा से भी आप जो मात्रक और विमा है उसको आप निकाल सकते हो। तो ये तो अपने 20 के आसपास हो गई, और करा देते हैं 2-4 आप। अच्छा, देखो पहले आपको संवेग का और बता देता हूँ मैं आपको। संवेग, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम इसे P से लिखा जाता है। संवेग का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ये भी संवेग के बारे में होता है। आपने नोटिस किया होगा जब विराट कोहली कैच ले रहा होता है या कोई भी क्रिकेटर कैच ले रहा होता है तो अपने हाथ को कैसे करता है, ऐसे नीचे की ओर करता है। ये कोई स्टाइल लगे ऐसी, वेग को कम करने के लिए, जिससे संवेग कम करना चाहता है। मेन तो बात है संवेग, क्योंकि संवेग जो है ना ये आपके हाथ पे चोट पहुंचाता है। द्रव्यमान गुणा वेग, है ना। तो ये द्रव्यमान गुणा वेग है, इसका मात्र क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को किससे, केजी से, और वेग को मीटर प्रति सेकंड से। बताओ विमा क्या होगी, करो देखे जल्दी से। m1 L1 T ऊपर चला जाएगा -1, क्लियर है। चलो m1 L1 T -1। एक आता है आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। आवर्ती क्या होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा कि अपने भारत देश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 हर्ट्ज। यहाँ पर भी आवर्ती में भी वैज्ञानिकों ने अपना नाम घुसाने की कोशिश की है। हर्ट्ज, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैथोड रे पर प्रयोग किया था, कैथोड किरणों पर प्रयोग किया था, है ना। तो उनकी जो आवर्ती है उसका नाम उसने अपने नाम से दे दिया, आवर्ती का जो मात्रक है हर्ट्ज, Hz, है ना। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है, Hz, और इसका सूत्र होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, समय, तो इसे बोलते हैं हर्ट्ज, Hz, या 1/, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को किस में नापते हैं, टी में, तो 1/t, टी की घात 1, यानी ये ऊपर क्या हो जाएगा m0 L0 t की घात -1।
ठीक है। एक आता है तरंग धैर्य। तरंग आती है ना, जैसे गिटार पर आप बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हो, हारमोनियम में बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हो, तो गानों की जो है अलग अलग पिच है, अलग अलग आवृत्ति के गाने चलते हैं, अलग अलग आवृत्ति के चलते हैं। कोई की धुन तेज होती है, कोई की धुन धीरे होती है, वहाँ पर पिच और आवृत्ति का बहुत बड़ा खेल होता है। तो वहाँ पर तरंग धैर्य भी होती है। तरंग धैर्य क्या होती है? तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। इसे हम लेमडा से लिखते हैं। और ये क्या होती है? ये एक दूरी ही होती है, लेमडा, जिसे बोलते हैं लेमडा। ये एक दूरी ही होती है तरंग की लंबाई, तरंग लंबाई है ये। और लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। तो वीमा क्या हो जाएगी? एल की घात 1 m0 L1 T0। तरंग का जो वेग होता है, तरंग का वेग, सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है तरंगों के रूप में, उसका वेग होगा। मेरी ध्वनि आपके कान में पहुंच रही है, उस ध्वनि का वेग वो है तरंग का वेग। उसका क्या सूत्र होता है? लेमडा एफ। v बराबर क्या होता है? लेमडा गुणा एफ, तरंग धैर्य गुणा आवर्ती, है ना। और ये तरंग धैर्य का विमा क्या होगी? मीटर। और आवर्ती की 1/सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा? L/T। क्या बन गया ये? m0 L1 T-1। ये क्या होगी? तरंग की चाल या तरंग का वेग, जिसे हम कहेंगे मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक होगा। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? m0 L1 T-1। क्लियर है? ठीक है। चलो तो अब आपको कराते हैं। एक आता है प्रतिबल, एक आता है तनाव। तनाव, पृष्ठ तनाव। कोई पृष्ठ है, उसके पृष्ठ तनाव के, जैसे आपने देखा होगा एक पानी का बर्तन है, यानी उसमें पानी भरा हुआ है, और उसके ऊपर हम कोई ये समझ लो एक निडल है, सुई है, उसको हम पानी के ऊपर रखना चाहते हैं, क्या होगा? डूब जाएगी। पर क्या आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा अजूबा कर सकते हो कि उस सुई को उसके ऊपर तिरा दो? आप घर पर जाकर आज प्रयोग करना, ही उसको तिरा सकते हो। एक थोड़ी सी ट्विस्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? उसका साबुन का घोल तैयार कर लेना, उस पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल देना। शैम्पू डालते ही उसके ऊपर क्या आ जाएंगे? बहुत सारे झाग आ जाएंगे, एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, एक लेयर जमा हो जाएगी, उस परत जमा हो जाएगी, उसके ऊपर वो सुई रख देना, वो नहीं डूबेगी। क्यों? चाय पीते चाय के ऊपर मलाई आ जाती है ना, ऐसा वहां पर भी एक सरफेस बन जाएगी, और उसके ऊपर आप आराम से रख सकते हो, है ना। उसके ऊपर वो तैरने लग जाएगी, सिर्फ वो थोड़ा सा है। तो पृष्ठ तनाव का खेल है सारा का सारा, सरफेस टेंशन का खेल है। टेंशन को टी से लिखा जाता है, और टी, इसका सूत्र क्या होता है? टी का सूत्र क्या होता है? बल बटा लंबाई। बल को किसमें? न्यूटन में। लंबाई को मीटर में, न्यूटन प्रति मीटर। बताओ इसकी विमा लिखो, देखे लिखो फुर्ती से। यदि आपको इतनी शक्ति मिल जाए कि आप इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में भी विशेषकर ये मात्रक और विमाओं वाला टॉपिक यदि आप अच्छे से झेल लेते हो, इसका मतलब आप फिजिक्स पढ़ने के लिए काबिल बन चुके हो, ऐसा समझ लो आप। क्योंकि इसमें सारी फिजिक्स आ जाती है, सारी फिजिक्स 11th और 12th की कंप्लीट फिजिक्स आ जाती है। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने बार बार रिपीट होने वाली हैं।
इनके बारे में हम हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप इसको झेल पाते हो तो ये समझ लो कि आप फिजिक्स पढ़ने के लिए काबिल हो। देखो न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, m1 L1 मैंने आपको बताया था T-2, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। नीचे मीटर है तो L1 से L1 कट गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, m1 L0 T-2। क्लियर है, m1 L0 T-2। एक आता है प्रतिबल, स्ट्रेस। अब आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूं छोटा सा, आप ये बताओ, जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, परीक्षा का समय है, और आप अपने मम्मी पापा से कहते हो मेरे को क्या हो गया है, टेंशन या स्ट्रेस, बताओ आप क्या कहते हो, मुझे टेंशन हो गई है या स्ट्रेस हो गया है? दोनों। टेंशन कब होता है और स्ट्रेस कब होता है? दोनों वर्ड यूज करते हो आप, सभी यूज करते हो, बोले आज तो मैंने स्ट्रेस है थोड़ा सा, है ना, या फिर आज तो मैंने थोड़ी सी टेंशन हो रही है, मेरे दिमाग खराब हो रहे हैं। दिमाग खराब होना यानी या तो टेंशन है या स्ट्रेस है। टेंशन कब होती है और स्ट्रेस कब होता है? देखो इस प्रतिबल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। इसका सूत्र पढ़ो आप, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी इसमें जो बल लगने वाला वो कहाँ लगने वाला है, एक पृष्ठ पर लग रहा है। देखो गौर करो इसके ऊपर, इसमें बल लगेगा कहाँ पर, पृष्ठ पर, और इसमें बल लगेगा लंबाई पर। एक रस्सी है, उसके ऊपर आपने कपड़े सुखा दिए गीले गीले, उनमें कितना वजन है, अब वो रस्सी क्या हो गई, उसके अंदर क्या आ गया, टेंशन या स्ट्रेस? उसमें टेंशन आ गया, वो तन गई है, अपने कहते हैं तनाव आ गया है, तन गई है रस्सी अच्छे तरीके से। या आप एक रस्सी ऊपर सीलिंग से बांध दो और उसके नीचे कुछ वजन रख दो, या उसके ऊपर झूले पर बैठ जाओ आप, झूले पर आपके बैठते क्या आ गया, झूले की रस्सी में टेंशन, स्ट्रेस नहीं, टेंशन। लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, टेंशन। यदि आपकी जो नस है, दिमाग की जो नस है, उसमें खिंचाव है, तब तो टेंशन, और आपके पूरे माथे में ही है पूरा का पूरा, तब उसे स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। एक रस्सी में, रस्सी पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, टेंशन, और एक पूरी पृष्ठ पर लगने वाले बल को कहते हैं स्ट्रेस, है ना। जैसे आपने एक कागज का टुकड़ा लिया और उसको आपने पूरे को पूरे खींचा, क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ, है ना। वहां पर एक रबड़ है पूरा बड़ा सारा, उसको खींचा आपने, तब उस पर स्ट्रेस लगा। पर एक रबड़ की डोरी सी है, उसको खींचा तो उसमें टेंशन आया, है ना। तो बल बटा क्षेत्रफल, मात्रक लिखो, विमा लिखो, इसको सिग्मा से लिखा जाता है, सिग्मा से लिखो, मात्रक लिखो। बल का मात्रक आपको मालूम ही है, क्षेत्रफल का मालूम ही है, देख देख के लिखते जाओ आप, इनको रटने की जरूरत नहीं है। एक आता है नेक्स्ट, विकृति। बोले इसका दिमाग तो क्या है, विकृत है, दिमाग खराब है, पागल है, विकृत है। तो इसका क्या हो जाएगा, बल का तो न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। विमा m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, m1 L1 में से 2 गया, T-2, क्या बन गया, m1 L-1 T-2। विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन, बटे लंबाई, या विमा में परिवर्तन बटे विमा, है ना। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा क्षेत्रफल, आयतन में परिवर्तन बटा आयतन, तीनों चीजें आती है इसके अंदर, है ना। लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा क्षेत्रफल, आयतन में परिवर्तन बटा आयतन।
यानी ऊपर भी क्या है लंबाई, नीचे भी लंबाई, क्या हो जाएगा कट जाएंगे, मीटर बटा मीटर कट गए दोनों, क्या हो गया मात्रकहीन, क्या बोलोगे इसे मात्रकहीन। और मात्रक ही नहीं है तो विमा कहां से होगी, विमा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक लिख लो आप। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति। अब आपके सामने इसको y से लिख दो आप, प्रतिबल बटा विकृति। यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी होता है, बल्क मॉड्यूलस भी होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी होता है ना। तीन अलग अलग सूत्र होते हैं, तीनों में हम अलग अलग यानी सेम ही फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा पर दोनों का मात्रक सेम हो जाएगा, विमा सेम हो जाएगी है ना। एक आता आपने नाम सुना होगा हाइड्रोलिक, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं और उनमें हाइड्रोलिक लगा रहता है। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि ट्रॉली को खाली करने के लिए 2 आदमी लगते थे है ना, आजकल वही ट्रॉली 2 मिनट में खाली हो जाती है, उसको ऊपर कर देते हैं। तो वहाँ पर भी क्या लग रहा है, प्रतिबल लग रहा है, और वहाँ पर आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उस हाइड्रोलिक के अंदर क्या भरा रहता है ऐसा, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उसके अंदर एक तेल भरा रहता है, उसके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। प्रेशर लगता है तो आयतन में विस्तार होता है, विस्तार होता है तो वो ट्रॉली के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बल लगाता है, दाब लगाता है, कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा बल लगाता है, तो दाब ज़्यादा लगेगा, दाब ज़्यादा लगेगा तो वो ऊपर उठने लग जाएगा। कितना वजन होता है, कितना टन वजन होता है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, डंपर होते हैं, उसके अंदर कितना वजन होता है, उसको खाली कर देता है वो हाइड्रोलिक। फिजिक्स की देन इतनी बड़ी है ना। पहले के ज़माने में एक एक छोटे छोटे कंकर पत्थर को भी आपको हाथ से बाहर निकालना पड़ता था, कितने लोग परेशान होते थे। आजकल मशीनों से सारा काम हो रहा है। तो ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले, दूसरी बुक आएगी उसके अंदर हम प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रतिबल बटा विकृति आएगी है ना। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन। तो इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी, ऐसा कैसे लिख दूं, आप बनाओ, इसको बना के लिखो फुर्ती से। न्यूटन का मात्रक लिखो और इसकी हाँ विमा भी सेम ही हो जाएगी। इस तरीके से आपको एक और करा देता हूं, तापीय ऊर्जा, और इस ऊर्जा को लिखा जाता है, चलो इसको आप एक बार रहे तो, इसमें बोल्ट्जमान नियतांक आता है, वोल्टेज मान नियतांक करा दूं आपको पहले। के बी, स्मॉल के बी, ये क्या होता है, ऊर्जा बटे तापमान, ऊर्जा बटे तापमान। ऊर्जा का मात्रक जूल और तापमान का मात्रक कैपिटल के, जूल प्रति केल्विन। जूल देखो आपको हाँ 2 चीज याद रखनी पड़ेगी, एक तो न्यूटन वाली m1 L1 T-2, एक ऊर्जा वाली m1 L2 T-2, L एक बढ़ा देना बस। बल का क्या होगा बताओ, m1 L1 T-2, ऊर्जा का m1 L2 T-2, याद रख लोगे। तो अब यहाँ पर ऊर्जा का डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो m1 L2 T-2 बट्टे तापमान का क्या लिखूं बताओ, वहां मैंने बताया था आपको ऐसा कैसे लिखना, के को ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा ये m1
L2t-2 k-1। क्लियर है? k-1 इस तरीके से। क्लियर है? आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और इसमें कुछ और है, आपको मैंने पहले बताया था प्रशिष्ट A9, अपेंडिक्स A9 आपकी NCERT की बुक के पीछे के जो पेज हैं वहाँ पर प्रशिष्ट दिए हुए हैं। अपेंडिक्स A9 में जाइए, वहाँ पर ढेर सारों आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ मिलने वाली हैं। उनको आप घर पर बैठकर आसानी से मज़े से कूलर के सामने ठंडी ठंडी हवा में बैठकर उनको आप सोल्व कीजिए, उनके मात्रक बनाइए, विमाएँ बनाइए। जहाँ जहाँ पर भी आपको कोई समस्या आती है आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, जिससे आप उस समस्या से निजात पा सको। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरीके से हंसी खुशी के साथ, मज़े के साथ फिजिक्स को पढ़ते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया।